यात्रा का समापन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्याकुमारी से 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचना लगभग पूरे देश को मथने का प्रयास, और अब पूरब से पश्चिम की तरफ एक एक्सटेंडेड भारत जोड़ो यात्रा या उसका एक नया वर्जन भी देखने को मिलेगा, जैसा जयराम रमेश स्पष्ट कर चुके हैं। सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कैसी रही है, कितना इम्पैक्ट रहा है, राहुल की छवि में कितना परिवर्तन आया है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर कांग्रेस का जो प्रयास रहा है वो कितना साकार होता दिख रहा है, जैसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़े उससे पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें, हालांकि वो तस्वीरें मुझे पहले सुमित जी ने दिखाई कि देखो बढ़िया तस्वीरें हैं प्रवीण, ये अभी ट्विटर पर शेयर की गई हैं, वो तस्वीरें आप भी देखिए। अच्छा, इन तस्वीरों के गहरे मायने वो भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई बहन मस्ती कर रहे हैं और उस मस्ती को सिर्फ ट्विटर पर शेयर करने के लिए डाला गया है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्रियंका गांधी जो कि इस वक्त महासचिव हैं, हिमाचल की जीत का सेहरा जिनके सर पर बांधा गया, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, महिला मोर्चा बनाकर अलग अलग जगहों पर जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 2023 विधानसभा चुनाव का दौर है, यहाँ पर उनका चेहरा पड़ा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक नए राहुल गांधी देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज में काफ़ी बदलाव आया है। राहुल गांधी का भाषण अभी बड़ा भावुक करने वाला था, उसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के और क्या मायने आप सुमित जी बताना चाहेंगे? बहन भाई दोनों मिलकर क्या कांग्रेस की ये जो नई पीढ़ी है ये कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत इमेज दे पाएगी, खासतौर पर जो झटके 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस को लगे? देखिए, तस्वीर बहुत ही दिलचस्प है प्रवीण, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कुछ और चीज़ें याद दिला दूँ। इन 5 महीनों में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जब राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी चल रहे थे, राहुल गांधी के साथ उनका प्रियंका और रॉबर्ट के बच्चे भी साथ चल रहे हैं, उनकी माँ सोनिया गांधी भी साथ चली। तो जो बीजेपी परिवारवाद की बात बोलती थी ना, तो वो परिवारवाद को अभी तक कांग्रेस डिफेंसिव पे रहा करती थी कि भाई हम परिवारवाद की पार्टी है, बीजेपी हमको परिवारवाद का कह के घेरने की कोशिश करती है। लेकिन इस पूरी 5 महीने की यात्रा में जगह जगह पर रह रहकर परिवार की चीज़ों को इन्होंने दिखाया। अब ये अपनी उस कमज़ोरी को, कथित कमज़ोरी को ताकत के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि हमारा परिवार एकजुट है, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस कमी को सामने लेके आना चाहते हैं कि परिवार भी एक ताकत होती है, परिवार में एक साथ रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश होती है, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिखाई देती है। इस तरीके से भी कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीज़ों को इस 5 महीने के दौरान दिखाने की कोशिश की है। और आज जब कल्बिनेशन हुआ है, यात्रा ख़त्म हुई है, ऐसे में भाई बहन के बीच ये जो नोक झोंक सी स्थिति है कि आपको बर्फ़ दिखती है तो आप मारने लगते हैं, आप छेड़ने लगते हैं, ये वही स्थिति है। ये नहीं हो सकता कि राहुल और प्रियंका ने ज़िंदगी में बर्फ़ ना खेली हो, ना देखी हो। ये रिएक्शन जो था ये शायद बहुत दिनों के बाद भाई बहन को ऐसा मौका मिला जहाँ बर्फ़ भी गिर रही है, जहाँ पर एक खुशी भी है कि हमने एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट जिसको आप बोलते हैं ना, कि 5 महीने, ये शायद राहुल गांधी को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि वो 5 महीने वाकई में चल पाएंगे, 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चल पाएंगे। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की खुशी भी दोनों के चेहरे पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों में। जी हाँ, ये तस्वीरें तो काफ़ी दिलचस्प है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सुमित जी ने बड़ी ज़रूरी बात एक कही है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, इसको समझिए। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा प्रयास था, शायद कांग्रेस को इतनी उम्मीद थी नहीं थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इसको इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। खासतौर पर दक्षिण से जब यात्रा शुरू हुई, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। दक्षिण वो जगह जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है, कांग्रेस की क्या स्थिति है वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, तो उन जगहों को चुना गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, फिर उसके बाद में राजस्थान हो, बीच में गुजरात में भी गए थे, लेकिन चुनाव के दौरान और ज़्यादा समय देना चाहिए था, इस तरह की मांग उठती रही। क्या सुमित जी, राहुल गांधी की ये जो बदली इमेज है अब चुनाव में, एक समय था, एक दौर वो भी था कि जब नेता ये चाह रहे थे कि राहुल हमारा प्रचार करने ना आ जाए कहीं नुकसान ना हो जाए, फायदे, ये स्थिति बनी थी कई जगहों पर, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदली। क्या राहुल की इमेज इतनी बदल चुकी है कि अब वो वोटों में तब्दील कर सकते हैं इस भीड़ को? देखिए, अगर आप समअप करना चाहेंगे बीते 5 महीनों में राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी को हमेशा से ये इमेज उनको दी गई है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने खुद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को कहा
कि मेरी छवि को ख़राब करने के लिए लाखों करोड़ रुपए बीजेपी ने लगा दिए। तो ये छवि बनाई गई राहुल गांधी की कि वो नॉन सीरियस है, क्योंकि उनका क्रियाकलाप भी कुछ ऐसा था। वो हर 2 महीने 3 महीने के बाद विदेश चले जाते थे। जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देश में हो रही हो तो हिंदुस्तान में नहीं होते थे। तो इन तमाम चीज़ों का खामियाजा राहुल गांधी को उठाना पड़ा। तो वो नॉन सीरियस हैं। जो पत्रकार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं वो ये कहते रहे कि ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। बहुत लोगों ने अपने आर्टिकल्स में लिखा, बड़े बड़े पत्रकारों ने लिखा कि ये मन से पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो फिलोसफर है, ये तो दार्शनिक है, ये बहुत अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है, पर राजनेता उतने अच्छे होंगे उनको डाउट था। तो ये जो छवि उनकी बनी कि वो नॉन सीरियस हैं, रिलक्टेंट हैं, उस छवि से राहुल गांधी निकले हैं इन 5 महीनों में, क्योंकि कंसिस्टेंसी दिखाई है। यात्रा बगैर रुकावट के चली, जो शेड्यूल बताया गया उस शेड्यूल से चली। यानी कि उनको यहाँ तक उन्होंने एक जगह पे चालाकी की, जो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के मीडिया मैनेजर्स ने, कि ये कहा कि हम 30 तारीख को लाल चौक पे ख़त्म करेंगे। उन्होंने 29 तारीख को तिरंगा फहरा दिया। उनको ये लगा कि कहीं 30 तारीख को सिक्योरिटी का बहाना करके कहीं ऐसी कोई वजह ना हो जाए जिससे उनको लाल चौक तक ना जाने दिया जाए। तो राहुल गांधी ने अचानक एक दिन पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराया और आज 30 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तिरंगा फहरा दिया। तो ये भी बात साबित हो गई कि राहुल गांधी ने जो बात कमिट की थी सितंबर के महीने में, वो जनवरी में आते आते उन्होंने पूरी कर दी। तो उनकी ये जो छवि रही उस पर उन्होंने ज़रूर, आप कह सकते हैं कि कामयाबी पाई है अपनी छवि को साफ सुथरी करने की। और ये बात हमको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि राहुल गांधी अब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए हैं अपनी पार्टी के नेताओं के बीच में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ राहुल गांधी के अपनी पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो लगता था, जैसा प्रवीण आप खुद कह रहे थे कि भाई वो तो उनकी छवि एक अजीब सी बन गई थी, वो चुनाव हराने वाले नेता बन गए थे, नेता उनको बुलाना नहीं चाहते थे, उन नेताओं के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ा कि राहुल गांधी सीरियस हैं, पॉलिटिशियन हैं। और राहुल गांधी के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, मैं इसको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर साहब के बाद पहला ऐसा पॉलिटिशियन इस देश में हुआ है जिसने पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक नापा है। और पूरब से पश्चिम की सेकंड फेज की यात्रा भी प्लान की जा रही है जुलाई अगस्त के महीने में, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पता चल रहा है। तो ये काम करना वाकई में बहुत बड़ा काम था। और ये काम अगर कोई कर सकता था इस वक्त देश में, तो कोई ऐसी ही पार्टी का नेता कर सकता था जिसकी राष्ट्रव्यापी छवि हो, जिसका कार्डर, जिसके लोग राष्ट्र में जगह जगह हर राज्य में मौजूद हो। आपने एक्सेप्टेबिलिटी की बात की है, तो अब ये तस्वीरें तो हो गई। अब जरा बात ये कर लें कि विपक्ष का जो चेहरा है वो क्या राहुल गांधी बन पाएंगे। अभी तो एक्सेप्टेबिलिटी, एक सुमित जी ने इंपॉर्टेंट बात ये कही कि अपनी पार्टी में तो कम से कम जो है वो स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण, और जनता के साथ साथ में विपक्ष के नेता, क्योंकि अभी बहुत बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को देखा जाए तो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी बार बार कहा जा रहा था कि अगर केंद्र में किसी एक दल को रहना है जिसके छाते के नीचे सभी दल आ जाएं, कोई ऐसा गठबंधन हो या कोई इस तरह का प्रयोग किया जाए, तो शरद पवार बार बार कहते रहे कि कांग्रेस को बिना बीच में रखे आप ऐसा कोई संगठन बना ही नहीं, ऐसा कोई गठबंधन बना ही नहीं सकते हैं, या फिर ऐसा कोई मोर्चा नहीं तैयार कर सकते हैं। बात नीतीश कुमार ने भी कही है। केसीआर अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल अलग मामला है। विपक्षी एकता के लिहाज से, अच्छा सुमित जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जितने विपक्षी क्षत्रप हैं ये तभी ना ज़्यादा ताकतवर हुए हैं जब राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। तो कांग्रेस ने ही कहीं ना, कांग्रेस की कमज़ोरी ने इनको ताकत दी है। अब ये वापस कांग्रेस को मजबूत करने के चक्कर में कहीं गड़बड़ा ना जाए, ये भी बड़ा तनाव है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो एक बड़ा दल चाहिए। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वाकई में उनको नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को उनके सत्ता से, उनके पद से हटाना है, तो जो काम राहुल गांधी ने कर दिया बीते 5-6 महीनों में, इस पर अब फसल काटने की तैयारी करनी होगी। और फसल काटने की तैयारी आप तभी कर सकते हैं जब आप बड़प्पन दिखाएं। जैसे कि ये करना होगा, ये बोलना होगा, ये घोषित करना होगा कि राहुल गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे अव्वल दर्जे के नेता हों, और या प्रधानमंत्री के तौर पर, जैसे कि नारे लगे अभी श्रीनगर में कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ये राहुल गांधी को आगे आगे कहना पड़ेगा कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ। तभी आप विपक्ष का एक लामबंदी करके मोर्चा बना सकते हैं। अब वो नेता कौन बनेगा? शरद पवार बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, केसीआर बनेंगे, स्टालिन बनेंगे, अखिलेश बनेंगे, मुझे नहीं पता। पर अगर कांग्रेस पार्टी ये कदम करके, जैसे सोनिया गांधी ने किया था ना 2004 में, कि वो जीत कर भी कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी,
तो ये काम कांग्रेस पार्टी को चुनावों के 24 के चुनाव के पहले घोषित करना होगा कि हम सबसे बड़ी ताकत है, हम विपक्ष की एकजुटता में काम करेंगे, हम फेविकॉल के साथ है, हम फेविकॉल का जोड़ लगा के आप सबको साथ रखेंगे, हम खुद प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, आप आपस में तय कर लीजिए। और जिसका भी नाम तय हो उसके पीछे फिर तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ रहना पड़ेगा। एक बार कांग्रेस पार्टी अगर अपने कदम पीछे खींच लेती है तो मुझे आज की तारीख में इस 30 जनवरी 2023 को ऐसा लगता है प्रवीण कि कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी इन रीजनल पार्टीज में बढ़ेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां जहां रीजनल पार्टीज बड़ी हुई हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ी हुई। यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का वोट बैंक आके बड़ी हुई, बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का वोट बैंक आके बड़ी हुई, महाराष्ट्र में एनसीपी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। ये एग्जाम्पल है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां पर स्थानीय पार्टियां मजबूत हुई हैं। इसीलिए स्थानीय पार्टियों के नेताओं को बुलावे के बावजूद भी वो कांग्रेस के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आना चाहे। ना शरद पवार दिखाई दिए, ना उद्धव ठाकरे दिखाई दिए, ना ममता बनर्जी दिखाई दी, ना नीतीश कुमार दिखाई दिए। इनकी पार्टी के नुमाइंदे आए, इनकी पार्टी के नंबर 2 नंबर 3 के नेता है, पर ये खुद नहीं आए, क्योंकि जानते हैं कि जहां ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो अपने राज्यों की जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे वहां पर उनके लिए डैमेजिंग हो जाएगा। चलिए, अभी तस्वीरों की बात हो रही है तो कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें, पूरी भारत जोड़ो यात्रा ये तो बड़ी लंबी यात्रा हो गई। आपने देखा एक से एक तस्वीरें आई राहुल गांधी की, लेकिन आज जब बर्फबारी में राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई, जमकर बर्फबारी हो रही थी श्रीनगर में और इसकी वजह से कार्यक्रम कुछ बाधित हो सकता है, देरी भी हुई कुछ कार्यक्रम में, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी यहाँ पर बर्फबारी के बीच में बोलते हुए दिखाई पड़े। इससे पहले भी वो तेज़ बारिश के दौरान आपको भाषण देते दिखाई दिए थे, या फिर दक्षिण भारत में गर्मी के दौरान चिलचिलाती गर्मी में भी वो चलते रहे। देखिए 3 तस्वीरें सुमित जी यहाँ पर सामने हैं। यूँ तो तस्वीरों को कई तरीकों से एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन आज की तस्वीर हो जिसमें ज़बरदस्त बर्फबारी है, या फिर आपको याद होगा कि जब दक्षिण की यात्रा खास तो कर्नाटक में जब थे तब तेज़ बारिश वहाँ पर हो रही थी, उसकी तस्वीरें हैं। और उन्होंने इसको बार बार कोट किया, आप आज भी सुन रहे थे कि देखिए यहाँ पर इतनी सर्दी है लेकिन देखिए आपको सर्दी नहीं लग रही है, यहाँ इतनी गर्मी है लेकिन मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और उनकी एक तपस्वी वाली छवि भी सामने रखी गई है। ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं इस तरह। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खूब इसको आजमाया है और उनके लिए काम भी किया है इस चीज़ ने, चाहे वो कपड़े पहनना हो किसी विशेष आयोजन में विशेष तरीके के, या जब भी मौका मिलता है तो वो एक अलग अंदाज में देखने। क्या राहुल गांधी वो चीज़ सीख रहे हैं या ये अचानक से आई हुई चीज़ें हैं जो एक बड़ी यात्रा के दौरान उनको मिली हैं? देखिए, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, आदमी दूसरे की सफलताओं से भी सीखता है, खासकर अपने जो विरोधी हैं वो क्यों सफल हो रहा है उसकी अच्छी बातों को अपनाया जाता है, उस पर काम किया जाता है अपनी पर्सनालिटी में। तो अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की उन चीज़ों से सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी को इस छवि को बदलने की सख्त आवश्यकता है कि भाई वो पॉलिटिशियन नहीं है या रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। अभी भी मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा अपनी पूरी इस बातचीत में। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा उसको अगर भारत जोड़ना है तो पीओके में जाके यात्रा निकालें, उनको अगर करना है तो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, वो उन्होंने मीडिया का अधिकारों का हनन किया, उसको जोड़ने पे काम करना चाहिए, संविधान को मजबूत करने पे काम करना चाहिए। ये ढकोसला है, ये बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। पर कांग्रेस हमेशा ये कहती रही प्रवीण कि हम लोगों से जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, ये लोगों को लोगों के पास लाने की यात्रा है। यानी हम नेताओं जो हैं, जो ये माना जाता है कि दिल्ली में बैठे हुए हैं नेताओं जनता के दुख दर्द से दूर हो गए, हम उनके पास जाके उनके दुख दर्द जानना चाहते हैं। इसीलिए इन 5 महीने के दौरान आप देखते हैं, मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने इस यात्रा को उतनी अच्छी कवरेज नहीं दी, पर सोशल मीडिया में इस यात्रा को खूब दिखाया गया, खूब फैलाया गया। आपने अपने डिजिटल चैनल पे प्रवीण खूब इस यात्रा को दिखाया। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो तस्वीरें दिखी कि लोगों से गले मिल रहे हैं, बुजुर्गों के पैर छू रहे हैं, बूढ़ी माँ के सर पे बिठा रखा है, छोटे बच्चे को गोदी में ले रहे हैं, किसी के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं रेस लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, जो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों के बीच में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उनके बीच में ये बात बड़ी है। अब नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ को मैं कहता हूं कि ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी बीजेपी के कुछ नेताओं ने खड़ी की उनकी टी शर्ट को लेके। टी शर्ट मुद्दा था ही नहीं था। बीजेपी को राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए बड़े मुद्दे ढूंढने चाहिए थे, ना कि ये कि ठंड के अंदर उन्होंने टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट के अंदर वो वार्मर पहने हुए हैं, थर्मल पहने हुए हैं, ये सब बातें बेमानी थी। आज राहुल गांधी वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, फिरन पहन के खड़े थे, आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, टोपी भी लगा रखी थी, कल भी उन्होंने जैकेट पहनी थी जब वो लाल चौक पे थे। तो उन राहुल गांधी को टी शर्ट पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए।
राहुल गांधी ने क्यों सर्दी में कपड़े नहीं पहने, आज राहुल गांधी ने वो किस्सा सुनाया अपने आखिरी स्पीच में। अभी जो कल्मिनेशन स्पीच हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ 4 गरीब बच्चे आए, उनमें से किसी के पास भी जैकेट नहीं थी, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे जैकेट नहीं पहननी चाहिए, जब ये बगैर उसके रह सकते तो मैं कैसे पहन हालांकि सकता हूं? राहुल ने कई बार इस बात का जिक्र किया है या इस तरह की घटना का जिक्र किया है, लेकिन एक बात सही है, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर राहुल गांधी जो है वो धूप में चलते दिखे, बारिश में खड़े दिखाई दिए। अब वो तपस्वी वाली एक छवि भी दिखाई गई है, लेकिन एक आपने इंदिरा जी का जिक्र किया है, इमरजेंसी का जिक्र किया है इसके साथ साथ में, तो उस पर आज राहुल गांधी किस तरह भावुक हो गए। राहुल गांधी दरअसल आज जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया, और अपनी दादी को याद करते हुए उन्होंने वो किस्सा सुनाया कि वो स्कूल में थे और किस तरीके से उनके पास में ये सूचना आई कि दादी को गोली मार दी गई है। इसके बाद में वो काफ़ी भावुक हो गए। तो हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहला मौका था, उन्होंने इमोशनल किस्से कई बार सुनाए हैं, लेकिन आज गला रुंध गया, सिसकी के साथ गला रुंध गया। कैसे उन्होंने ये किस्सा सुनाया, आप भी सुनिए एक बार। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग हैं। स्पीच सुनी, ये काफ़ी भावुक करने वाली स्पीच रही है। अपनी दादी इंदिरा गांधी को वो याद कर रहे थे, और निश्चित तौर पर इंदिरा जी की जिस तरह से हत्या हुई थी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन एक नैरेटिव जो अभी आपने इमरजेंसी वाला रखा, एक नैरेटिव है जो कांग्रेस की तरफ से अब रखा जा रहा है, काउंटर नैरेटिव है। उसमें इंदिरा जी का चेहरा हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, खुद राहुल गांधी अपने बारे में कहते हैं कि पूरी मशीनरी लगा रखी थी मेरे खिलाफ, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया गया मेरी इमेज को पप्पू इमेज बनाने के लिए। और हकीकत लोगों को तब पता लगी जब मैं लोगों के बीच गया और लोगों को भी मुझे जानने का मौका मिला। अभी राहुल गांधी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को तो कई बार भावुक होते हुए देखा है, मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई मौका आया था जब इस तरीके से थोड़ा सा देर के लिए, अभी हालांकि इन्होंने अपनी सिसकी को दबा लिया। ये भावनात्मक पहलू, ये राहुल गांधी के लिए कितना काम करने वाला है? देखिए, हम सब जानते हैं इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी। आपने राहुल गांधी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसका शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं राहुल खुद कहते हैं, दोनों तरफ के लोगों के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल दुनिया करती है, लेकिन दोनों से बचता हूँ क्योंकि वो शब्द ज़बरदस्ती के गढ़े गए हैं। मुझे ऐसा लगता है वो राजनीतिक बिसात पे हमको नहीं जाना चाहिए, हम एक एनालिस्ट हैं, उसी तरीके से काम करना चाहिए। मैं केवल ये जो बात राहुल गांधी ने दोनों घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो राजीव गांधी के असैसिनेशन का हो या फिर उनके पहले इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का हो, दोनों टाइम वो घर पे नहीं थे, दोनों टाइम उनको इतला फ़ोन पर मिली। ये क्यों कहा, सवाल इस बात को है, वो कश्मीर में थे। कश्मीर में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कश्मीर में आए दिन मासूमों के साथ
कभी हत्या हो रही है, कभी मास किलिंग हो रही है, कभी टारगेट किलिंग हो रही है। आज से नहीं, बीते 20-30 सालों से ऐसा चल रहा है, 80s के दौर से इस तरह की बातें चल रही हैं। आज राहुल गांधी ने ये बात कह के चाहे वो CRPF के लोग हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस की आर्मी के लोग हों या आम कश्मीरी हो, उनके साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की कि भाई अगर आपके लोगों की शहादत हुई है, उनकी जानें गई हैं इस आतंकवादी घटनाओं में, तो मैंने भी अपने लोगों को खोया है। ये कहकर वो अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे थे। और जो भारत जोड़ो का मंत्र है ना, उनके साथ खड़े होना चाहते थे कि हम और आप एक ही बोट में हैं। उन्होंने फिर कहा, यहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स सामने आई कि क्या मोदी शाह के ऐसा हुआ है, क्या RSS ने किसी को खोया है। और यहाँ पे भी नहीं रुके, राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ते प्रवीण, और ये कहते हैं कि वो तो हिंसा करवाते हैं। मैंने बहुत साफ तौर पे सुना, राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का नाम कर लेकर, गृह मंत्री शाह का नाम लेकर और RSS का नाम लेकर और डोवाल साहब का नाम लेकर, जो कहने से हैं कि ये लोग तो हिंसा करवाते हैं। इनको क्या कदर है, इनको कैसे पता लगा कि हिंसा से जब किसी के घर में जान जाती है, जब कोई शहीद होता है तो उन पर क्या फीलिंग आती है। ये कहकर आज उन्होंने पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश की है। और मैं एक चीज़ को आपको बता दूं, जिस तरीके से आज, कल तो उन्होंने अमित शाह को चैलेंज दिया था कि चल के दिखा दे जम्मू से लाल चौक तक, आज वो मोदी जी का नाम भी लिया है। बोलते अगर उनमें हिम्मत है तो चल के दिखा दें। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग उनको रोकेंगे नहीं, पर वो डरते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि RSS के लोग, BJP के लोग डरपोक हैं, हम बहुत बहादुर हैं, हमने शहादत दी है, हम पैदल चल सकते हैं, हम खुले में आ सकते हैं। ये नैरेटिव, अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव को लेकर चुनाव में जाना चाहेगी। इसके आसपास इस धुरी को खड़ा करेगी BJP और संघ के खिलाफ, जिस पर वो विपक्ष के तमाम दलों को लेकर आना चाहेंगे कि संघ परिवार हिंसा को बढ़ावा देता है, संघ परिवार डरपोक है, संघ परिवार के लोग जो कहते हैं कि 370 का हमने जब से अबॉर्गेशन किया, कश्मीर में हालात सामान्य हो गए, तो वो खुद क्यों नहीं चल के दिखाते हैं। ये कहकर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अपने आप को स्थापित करेंगे विपक्ष के नेताओं के बीच में कि देखो मैं सीधे तौर पर सबसे बड़ी कुर्सी के साथ पंगा मोल ले रहा हूँ। निर्विवाद रूप से ये जो यात्रा रही, इसके केंद्र में राहुल गांधी रहे, राहुल की इमेज रही। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल के चेहरे का मजबूत होना ज़रूरी है, जैसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका का चेहरा मजबूत होना भी ज़रूरी है। और आपने देखा यात्रा में कई अवसरों पर वो अपने भाई के साथ चलती दिखाई दी। हालांकि प्रियंका के राजनीति में पदार्पण को देखा जाए तो वो हमेशा राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए पहले अमेठी रायबरेली तक सीमित थी, वहाँ का मैनेजमेंट चुनाव देखती थी, बाद में फिर वो राहुल को सपोर्ट करती रही, फिर अब धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। तो आज जब समापन था तो इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका और राहुल, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रियंका ने क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको ज़रा सुनवा देता हूँ। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा, लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा
कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जो है आपको मिल जाएगा अभी अमर उजाला के आपको चैनल पर। लेकिन साथ ही साथ में प्रियंका जो है वो चुनावी तौर पर तैयार भी हो रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल की जीत के बाद से ही तय माना जा रहा है कि उनको बड़ी भूमिकाएं मिलेंगी, कुछ राज्यों का प्रभार मिल सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो हैं ही महत्वपूर्ण राज्य। कर्नाटक का चुनाव जो है वो बहुत अहम रहने वाला है। चुनाव में कितना फ़ायदा भारत जोड़ो यात्रा का मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सुमित जी। देखिए, चुनाव इस साल करीब 9 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और 2024 के चुनाव तो है ही है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये मोमेंटम बनाया है, ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है कांग्रेस पार्टी के लिए। रिसेंटली एक मूड ऑफ द नेशन का पोल आया इंडिया टुडे का, सी वोटर का, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी के खाते की 30-40 सीटें कम हो रही हैं आज की डेट में। मतलब 26 जनवरी को पोल रिलीज़ किया गया है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 20-25 सीटें बढ़ रही हैं। पर ये मोमेंटम पॉजिटिव दिशा में ज़रूर जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, पर इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे पाएँ। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा आंकड़ों की याद दिलाता हूँ, 2004 में जब इंडिया शाइनिंग के वक्त पर भी वाजपेयी जी जैसा बड़ा नेता चुनाव हार जाता है और कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज़्यादा आती हैं, तो वो क्यों आई थी? कांग्रेस को 142 सीटें मिली थी, बीजेपी को 139 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस को अगर दिल्ली में अपनी सरकार, अपना प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को कम से कम 24 के चुनावों में 100 सीटें और लानी होंगी। यानी आज वो जहाँ पे खड़े हैं 60 के आसपास, ये बढ़कर उनके पास 150 या 140 130 सीटें आनी ही चाहिए। ये अभी नहीं हुआ है। इस पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ प्रवीण कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल फाइट्स हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, कर्नाटक में शिव कुमार सिद्धारमैया लड़ रहे हैं, राजस्थान में सचिन पायलट गहलोत साहब लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल और उनके जो मंत्री है सिंहदेव साहब, वहाँ छत्तीसगढ़ में लड़ाई चल रही है। हर स्टेट यूनिट में डिफरेंसेस हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं दूर कर पाई है। इसीलिए अगर 24 का चुनाव जीतना है कांग्रेस पार्टी को, अपने लिए मोटिव क्लियर होना चाहिए कि क्या आप चुनाव खुद जीतना चाहते हैं सरकार बनाने के लिए, या आपका मोटिव ये है कि बीजेपी को हराना है। अगर आप बीजेपी को हराकर अपनी बात करना चाहते हैं, जो कि जयराम रमेश ने किसी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी को हराकर, तो कांग्रेस को 100 सीटें लानी होंगी, इससे कम पे काम नहीं, 100 और लानी। 2029 का बार बार आंकड़ा बता, 2029 तक तो हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जयराम रमेश खुलकर कह रहे हैं। 2029 का जिक्र करना क्या बार बार ये बताता है कि 2024 में तो थोड़ा मजबूत कर लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। मतलब 5 साल और अभी तो बीजेपी का माहौल जबरदस्त है, या कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। इसको इशारे को कैसे समझें? ये इशारा नहीं, ये तो मतलब ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। मैं इसकी मतलब सख्त मुखालफत करता हूँ, और ये कहना एक बड़े नेता को सूट नहीं करता कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ। होता है कि 2029 का मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैं इस बार तो फाइनल नहीं खेलूंगा, मैं अगले 4 साल के बाद की तैयारी कर रहा हूँ। अरे फिर आप जा ही क्यों रहे हो? घर बैठ के तैयारी करो, नेट पे बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, पार्टी को ठीक करो, अलग कर लो अपने आप को। ये कहा नहीं जाता। ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इंटरनल कंजम्पशन के लिए, पर पब्लिकली आप जब आप कहोगे तो काडर क्यों बाहर आएगा भाई? उसको पता है कि चुनाव तो हमको जीतना नहीं, सरकार तो हमको बनानी नहीं है, हम क्यों काम करेंगे? आज भी देखिए, जो लोग राहुल गांधी के साथ 7 सितंबर को निकले और आज 30 जनवरी तक साथ रहे, मैक्सिमम चेहरे वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों पर बैठे हुए हैं।
बहुत कम इक्का दुक्का चेहरा ऐसा जो आश्चर्यचकित करने वाला हो, जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा हो और आखिर तक साथ रहा। मुझे कमल हासन जैसे थोड़ा चौंकाने वाले लगे थे तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक कहा। और वहाँ तो महाराष्ट्र में पता ही था कि महाविकास आघाड़ी में जो भी हैं वो कहीं, हालांकि उसमें भी बड़े चेहरे नहीं आए, वो उनकी अपनी अपनी वजह थी, फिर भी आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले ये लोग शामिल हो गए थे, या अभी संजय राउत आ गए। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह कि अगर कांग्रेस पार्टी को ये बात, अगर बीजेपी को हटाना है तो बीजेपी को आप कैसे हटा सकते हैं? बीजेपी के खाते से आपको 100-125 सीटें कम करनी है। 100-125 सीटें कम करने के लिए एक ही तरीका है जो मुझे लगता है कि जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी और जिन इलाकों में स्थानीय पार्टी मजबूत है वहां आपस में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट ना हो। ये ममता बनर्जी ने जो सुझाया है कि जहां जहां जो मजबूत है उसको अपने यहाँ पर लड़ने। क्या कांग्रेस तैयार है कि हम सिर्फ 200-250 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200-250 सीटें छोड़ देंगे? आपको याद है हम गुजरात में जब बात कर रहे थे तो ये एक समीकरण था कि आप और अगर कांग्रेस मिलकर लड़े होते या कोई समझौता ऐसे ही कर लिया होता, अंडरस्टैंडिंग कर ली होती तो शायद तस्वीर। और बीजेपी को हराया जा सकता है। हिमाचल के नतीजों ने दिखाया, दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने दिखाया, जहां बीजेपी के पास स्थानीय नेता मजबूत नहीं है वहां पे नरेंद्र मोदी नाम का जादू भी नहीं चला। ये देखा अभी हाल ही में 1 महीने पहले हम लोगों ने। तो इसलिए इसी फॉर्मूले पर अगर रहते हुए कांग्रेस पार्टी ये बड़प्पन दिखाए कि हम इस पूरे विपक्ष के कोalition को एक करेंगे, हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर देते हैं, हम शरद पवार को पेश कर देते हैं, लेट्स यूनाइट एवरीबॉडी। पर क्या कांग्रेस पार्टी में दिक्कत ही है, इनका ईगो आगे आ जाता है, इनका अहम आगे आ जाता है। ये इस जगह पे जाकर ये सेकेंडरी रोल में आने नहीं चाहते। इनको लगता है कि हम तो इस फिल्म के सुपर हीरो हैं, सुपर कॉप मैं ही बनूंगा, मैं ही विलेन को मारूंगा। तो अगर आप विलेन को मारने के लिए पीछे का रोल नहीं लेंगे तो आप ये इतना बड़ा मोदी और जुम्मे आप नहीं मार सकते। एक एनालिसिस ये भी है कि ममता जो है वो बंगाल के बाहर कुछ नहीं है, नीतीश जो है वो बिहार के बाहर कुछ नहीं है, तो फिर ये राहुल को मौका मिलता है कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काडर है, हमारा पार्टी है, सबसे पुरानी भी है, सबसे बड़ी भी पार्टी रही है। तो अगर किसी पार्टी को केंद्र में या लोकसभा चुनाव में सामने रखना है तो वो ममता का चेहरा या नीतीश का चेहरा होने के बजाय राहुल का चेहरा हो, ये कांग्रेस की मांग रही है। आप ममता को पश्चिम बंगाल की नेता मत सोचिए। अगर मान लीजिए ममता का चेहरा है, उसके पीछे पवार भी हैं, उसके पीछे उद्धव भी हैं, उसके पीछे राहुल गांधी भी हैं, उसके पीछे अखिलेश भी हैं। अगर ये 8 पार्टी बड़ी पार्टियां जो है हर बड़े राज्य की, जहाँ पे 40 से अधिक लोकसभा सीटें हैं, वो तय करके अनाउंस कर दें कि ममता बनर्जी हमारी चेहरा होंगी, तो देश मान लेगा। पब्लिक जब वोट करने जाएगी उसको पता है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी को वोट कर रही है, तो उस हिसाब से वोटिंग होगी। फिर अब हो सकता है कि पश्चिम बंगाल पे टीएमसी स्वीप कर जाए, पर बाकी जगहों पर भी इनको नुकसान हो जाए, ये भी हो सकता है। पर सवाल यही है कि क्या इस एक राय पर ये लोग आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि देखिए आपने 2014 का चुनाव लड़ लिया, 19 का चुनाव लड़ लिया, आप 44-45 से बढ़कर 55-56 पर आए। मैं आंकड़े भूल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं, लेकिन कांग्रेस को ये, अगर आप हर 5 साल में 10 सीटें जीतेंगे तो आपकी सरकार बनने में 25 साल लग जाएंगे। आपको 25 चुनाव लड़ने पड़ेंगे, 25 साल, 25 × 5 75 साल लग जाएंगे, तब जाके आप 250 के पार पहुंचेंगे। अच्छा, 2 चीजें हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कांग्रेस की क्या तैयारी है वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम बात ये भी सामने आती है कि बीजेपी को लेकर क्या कोई निराशा है? मतलब लोग क्या एंटी इनकम्बेंसी में वोट देना, हाँ एक वर्ग होता है, हमेशा होता है, वोट प्रतिशत ये बात बताते हैं कि एंटी बीजेपी वोट भी पड़ता है, तो देखना होगा कि उसको कितना आकर्षित कर पाते हैं। बीजेपी के काम या बीजेपी ने जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री मोदी से जो अपेक्षाएं थी, वो 2 टेन्योर के बाद कितनी पूरी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में बड़ा फैक्टर बनेंगी। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने 2023 में ही होने, अभी इसी साल पता लग जाएगा कि अगली बार चुनाव में किस तरीके की स्थितियां बनने वाली है। बहरहाल राहुल गांधी की नई इमेज, राहुल गांधी की भावुकता, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद या समापन के दौर तक देखने को मिल रहे हैं। यानी बदले हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, और वो ये चीज जो है वो कॉन्फिडेंस उनके भाषणों में भी दिखाई देता है। आज किस तरह श्रीनगर में वो भावुक हो गए, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ,
फिर क्या हुआ? तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये